गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी क्लासेस। आज का टॉपिक हम ओई पे बनाएंगे और ये समझेंगे कि ओई का बेसिक कैलकुलेशन कैसे होता है। किसी प्लांट को ओई निकालनी है तो क्या मेथड इसमें यूज़ करते हैं और इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड हैं, अगर उनके ऊपर और नीचे होने पे हमारी ओई में किस तरह से इफेक्ट आता है। और बेसिक कैलकुलेशन हम जानेंगे आज के किस तरह से हम ये ओई को, किसी प्लांट के ओई को क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसका जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है वो 85% है, जिस पे हर प्लांट ट्राई करता है कि ये एफिशिएंसी मेरे प्लांट की या मेरी मशीन की आनी चाहिए। इसमें 3 वर्ड हैं जो यूज़ किए जाते हैं, इफेक्टिवनेस एंड इफिकेसी एंड एफिशिएंसी। तो बेसिकली ये जो वर्ड हैं इफेक्टिवनेस और इफिकेसी, ये दोनों वर्ड सेम हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इफेक्टिवनेस यूज़ करता है या फिर इफिकेसी यूज़ करता है तो दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इफिकेसी। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो थ्योरेटिकल चेंज ओवर टाइम होता है किसी भी प्लांट का, वो जब हम इफिकेसी कैलकुलेट करते हैं तब उसको कंसीडर किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि बेसिक व्हाट इज द डिफरेंस इन द इफिकेसी और इफिशिएंसी, तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज जाऊं तो इफिकेसी में हम थ्योरेटिकल चेंज ओवर टाइम को इंक्लूड नहीं करते, तो थोड़ा सा इफिकेसी कम रहती है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल चेंज ओवर टाइम है वो नॉमिनेटर में रहता है, तो जब डिवाइड होती है तो ये थोड़ी सी वैल्यू कम रहती है और इफिशिएंसी की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो अप्रोक्सीमेट हम बात करें 1 से 2 या 3% तक का डिफरेंस हो सकता है इफिकेसी और इफिशिएंसी में। तो अब हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ओई का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है A इंटू क्यू इंटू पीई। ए मीन्स मतलब availability of time and Q is the quality ratio and PE is the performance efficiency या performance effectiveness। तो इन तीनों चीजों को हम जब इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ओई कैलकुलेट होती है। बट ये मेथड ओई निकालने का नहीं है। बेसिकली ये इसलिए मेथड यूज किया जाता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर की वजह से अगर ओई पे इंपैक्ट आ रहा है तो हम ये जान सकें कि कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से ओई मेरा ड्रॉप हो रहा है। तो बेसिकली ये 3 पैरामीटर हैं जिन पे हम स्टडी करते हैं और हम ये बाद में ये समझेंगे लास्ट में कि ये ओई डायरेक्ट हम निकालते किस मेथड से, जो टाइम बेस्ड कैलकुलेशन होती है। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी की बात करें। अवेलेबिलिटी मींस द टोटल टाइम जो आपके पास अवेलेबल है, उसमें से आपके पास टोटल टाइम 24 आवर अवेलेबल है, उसमें से आपके पास कितना टाइम अवेलेबल था प्लांट चलाने के लिए, जिसके अंदर हम लॉस्ट टाइम को माइनस करते हैं। लॉस्ट टाइम वो टाइम है जो हमने ऑलरेडी प्लांट किया हुआ है। अगर कोई मशीन ब्रेकडाउन में है या किसी प्लांट की वजह से या किसी प्लांट की प्रॉब्लम की वजह से कोई मशीन बंद है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से मशीन बंद है, तो वो उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। केवल और केवल लॉस्ट टाइम वो कंसीडर होता है जिसमें हम ऑलरेडी जानबूझ करके प्लान करते हैं। तो मैं बात करूं फॉर्मूला की, तो टोटल टाइम अवेलेबल माइनस लॉस्ट टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम अवेलेबल इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 24 आवर है, जिसमें से लॉस्ट टाइम आपका 2 आवर्स है, जिसको मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है फॉर क्लीनिंग, फॉर टी ब्रेक, फॉर लंच। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लूं तो 24 माइनस 2 अपॉन 24 इंटू 100, तो 22 अपॉन 24 इज इक्वल टू इंटू 100, इट विल बी अराउंड 91%। ठीक है, 91% अगर मैं रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 0.9 अगर मैं परसेंट की ना बात करूं तो। अब जो दूसरा फैक्टर है वो है क्वालिटी रेशियो। जब हम रेशियो निकालेंगे तो हम 100 लगाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधे हम निकाल सकते हैं कि टोटल
प्रोडक्शन माइनस रिजेक्शन डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं। यहां भी हम जरूरी नहीं था कि हम 100 का मल्टीप्लाई करें, अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन विल कम्स इन परसेंटेज। तो अभी यहां पे टोटल प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल मैंने लिया 10,000 यूनिट्स आपने बनाया, जिसमें से आपने 1000 यूनिट रिजेक्ट कर दिया, 1000 यूनिट आपने रिजेक्ट कर दिया, डिवाइड बाई 10,000 इज इक्वल्स टू ये कितना वैल्यू आएगा 0.9। तो क्वालिटी रेशियो कितना आ गया 0.9 और अवेलेबिलिटी भी मेरा कितना आ गया 0.91। ठीक है, अब बात आती है परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पे। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन को थ्योरेटिकली रन कर रहा हूं 100 पैकेट्स पर मिनट पे, और मैंने उस मशीन को 24 आवर चलाया, और चलाने के बाद जब मैंने उसको कैलकुलेशन को समराइज किया, समराइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मेरी मशीन 100 पे सेट थी, लेकिन जो इसका आउटपुट आया है वो 90 पैकेट पर मिनट आया है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्चुअल प्रोडक्शन पर आवर डिवाइड बाई थियोरेटिकल प्रोडक्शन पर आवर। तो मैंने जैसा समझाया कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो मेरा आया वो 90 पैकेट पर मिनट के हिसाब से आया, और मैंने जो मशीन को सेट किया हुआ था, मैंने जो मशीन को सेट किया हुआ था वो 100 पे किया हुआ था। तो मैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस वैल्यू को डिफरेंट करने के लिए मैं यहाँ पे मानता हूं कि मशीन का आउटपुट 80 पैकेट पर मिनट आया, जबकि मशीन सेट थी 100 पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 80/100, तो इसका जो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी का रेशियो आया वो 0.8 आया। अब ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी निकालने के लिए OEE इज इक्वल्स टू ये जो फॉर्मूला है अवेलेबिलिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। तो तीनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.91 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 इंटू 0.8। हाउ मच इज दिस 0.65। So the overall equivalent efficiency is 0.65। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं OEE परसेंटेज तो कितना हो जाएगा 65%। ठीक है, ये हम कैलकुलेशन करते हैं। बेसिकली OEE निकालने का ये बेसिक मेथड नहीं है, इसमें ये मेथड हम केवल इसलिए यूज करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से OEE ड्रॉप हो रहा है, तो उसका रीजन जानने के लिए हम तीनों फैक्टर को इंडिविजुअल कैलकुलेट करते हैं, और उसमें से एक फैक्टर ऐसा है जो बहुत ज्यादा नीचे आता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें मैंने बोला 0.8 का रेशियो आ रहा है, तो हमें सबसे पहले किस पे काम करना पड़ेगा परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पे काम करना पड़ेगा, जिससे ये वैल्यू थोड़ा बेटर हो सके। अदरवाइज इस मेथड को हम डायरेक्ट किसी भी प्लांट की एफिशिएंसी निकालने का मेथड नहीं समझते हैं। अब हम किस तरह से हम किसी भी प्लांट की एफिशिएंसी निकालते हैं वो हम समझेंगे, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब हम निकालेंगे OEE किस तरह से किस मेथड से निकाली जाती है। बेसिकली ये टाइम बेस्ड कैलकुलेशन है, तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं तो ये समझेंगे हम। तो सबसे पहले जैसे जो एक्चुअल प्रोडक्शन का जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 22,000 यूनिट्स हमने लिया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्चुअल प्रोडक्शन, और इसमें जो प्रोडक्शन मैंने प्लांट कितने बजे स्टार्ट किया, प्लांट स्टार्ट एट 6 AM एंड प्लांट स्टॉप एट 6 AM। तो जो रनिंग आवर्स है वो कितना है 24 आवर्स मेरा प्लांट रन हुआ। तो अगर मैं यहां से निकालूं कि मेरा एक्चुअल रन आवर्स कितना है 24 आवर, तो एक पैरामीटर ये हो गया एक्चुअल
टाइम, एक्चुअल रन टाइम अवेलेबल। अब मैं इसमें क्या कह रहा हूं कि कैलकुलेशन को समझने के लिए 0.5 आवर्स का मैं एक चेंज ओवर टाइम लेता हूं, जिसको मैंने एक्चुअल रन टाइम अवेलेबल में इंक्लूडेड है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एक्चुअल रन चेंज ओवर टाइम, चेंज ओवर टाइम। तो 23.5 आवर्स मेरा एक्चुअल रन टाइम अवेलेबल था और एक्चुअल रन चेंज ओवर टाइम मेरा हो गया 0.5 आवर। तो टोटल जो अवेलेबल टाइम था 24 आवर्स हो गया, जिसको मैंने बाइफरकेट करके कैलकुलेशन समझाने के लिए इस तरह से किया हुआ है। अब मैं बात करता हूं कि एक्चुअल प्रोडक्शन मेरा इतना हुआ और थ्योरेटिकल कैपेसिटी प्लांट की कितना है 1000 यूनिट्स पर आवर। अब क्या करेंगे कि थ्योरेटिकल दो चीजें और निकालनी है इसमें, एक निकालना है थ्योरेटिकल रन टाइम, ठीक है, और एक निकालना है थ्योरेटिकल चेंज ओवर टाइम। अब मैं ये मान के चलता हूं कि जो मेरे पास एक्चुअल रन चेंज ओवर टाइम था वो थ्योरेटिकल चेंज ओवर टाइम के बराबर ही था। मतलब अगर मैंने आधा घंटा, मेरे स्टैंडर्ड में दिया हुआ है कि चेंज ओवर टाइम मेरा इतना होना चाहिए, एक्चुअल में भी उतना ही लगा, तो हमने क्या किया, चेंज ओवर टाइम भी मैंने 0.5 आवर्स ले लिया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो जो ये प्रोडक्शन आएगा वो कितने घंटे का आएगा, 22,000 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल्स टू 22 आवर्स। लेकिन इसके अंदर मैंने एक थ्योरेटिकल चेंज ओवर टाइम भी ले रखा है जो 0.5 आवर्स है। तो अगर मैं टोटल थ्योरेटिकल रन टाइम की बात करूं तो 22 आवर्स है, तो एक्चुअल में थ्योरेटिकल रन टाइम कितना हुआ, 21.5 आवर्स। तो हमारे पास चार कैलकुलेशन करने के लिए 4 पॉइंट हो गया, थ्योरेटिकल रन टाइम, थ्योरेटिकल चेंज ओवर टाइम, एक्चुअल रन टाइम और एक्चुअल रन चेंज ओवर टाइम। ठीक है, अब एक्चुअल रन नहीं, एक्चुअल चेंज ओवर टाइम। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे पहले इफिकेसी की, तो इफिकेसी का क्या फॉर्मूला है, इफिकेसी का फॉर्मूला है थ्योरेटिकल रन टाइम इन आवर्स अपॉन एक्चुअल रन टाइम इन आवर्स प्लस एक्चुअल चेंज ओवर टाइम into 100. According to this value, we put the value in this formula is equals to 21.5 upon 23.5 plus 0.5 into 100. 21.5 upon 24 into 100. Calculate it. कैलकुलेटर देना, 21.5 डिवाइड बाई 24, 89.58 89.58%। कहने का मतलब इफिकेसी ऑफ द प्लांट एज पर दिस रनिंग आवर्स इज 89.58। अगर हम
ये तो हमने निकाल लिया एफिकेसी। अगर हम इफिशिएंसी निकालें तो क्या डिफरेंस हो जाएगा इसमें? एफिशिएंसी थोड़ा सा फॉर्मूले में अंतर है जो मैं बताना चाह रहा था शुरू में। थ्योरेटिकल रन टाइम इन आवर्स प्लस थ्योरेटिकल चेंज ओवर टाइम आवर्स अपॉन सेम एक्चुअल रन टाइम आवर्स प्लस एक्चुअल चेंज ओवर टाइम इंटू 100। ठीक है, तो 21.5 प्लस 0.5 अपॉन 23.5 प्लस 0.5 इंटू 100 कितना हुआ? 22.2 अपॉन 24 इंटू 100। कैलकुलेट करो इसको। 22 अपॉन 24 91.66%। तो एफिशिएंसी कितना हुआ? 91.66 और एफिकेसी कितना हुआ? 89.5। जैसा कि मैंने बोला था, अगर चेंज ओवर टाइम में ज्यादा डिफरेंस होगा तो आपको एफिकेसी और एफिशिएंसी की कैलकुलेशन में ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, अदरवाइज 1 या 2% का डिफरेंस नॉमिनली आता है। तो आई थिंक ये जो मेथड है ये बेसिकली ओई कैलकुलेट करने का मेथड है। जो हम A इंटू पी इंटू क्यू का फॉर्मूला लगाते हैं वो केवल इसलिए लगाते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से अगर एफिशिएंसी के अंदर कोई नुकसान हो रहा है तो हम वो फैक्टर पता कर सकें और उसमें सुधार कर सकें। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।